सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ रहे थे। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में 2 वीडियोज़ हो गई थी। एक बेसिक वीडियो हुआ था, हमने देखा था कि सिमिलैरिटी होती क्या है, ये हमने समझा था और उसके बाद हमने एक्सरसाइज लगाई थी 6.1 करके। ये एक्सरसाइज आपको पता है एनसीईआरटी की जो बुक है उससे हम लेके चल रहे हैं। तो 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाएँगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप प्ले करके देख सकते हैं। अब हमने जो बताया था कि इसमें हम पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ट्रायंगल के सेंस में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल में सिमिलैरिटी कैसे काम करती है, इम्पोर्टेंट यही है। बेसिक अभी तक हमने जो देखा था एक जनरल सेंस में देखा था कि कोई भी पॉलीगन हो सकता है, तो वो कब सिमिलर होगा, ये हमने एक जनरल ऊपर-ऊपर से बात करी थी। अब हम थोड़ा-सा इसमें डीप चलेंगे और ट्रायंगल पर, पर्टिकुलरली ट्रायंगल पर सिमिलैरिटी कैसे काम करती है, ये हमको इसमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है? जैसे पॉलीगन्स में देखा था कि 2 पॉलीगन कब सिमिलर होते हैं, तो उसमें हमने 2 चीज़ें देखी थी। क्या? कि 2 चीज़ें में करस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे ये हमने ये माना एबीसी, अगर ये एक पॉलीगन हम माने, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर 2 हमने कहे ये पी, क्यू और आर। पहली बात, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो पी क्यू और ए बी का जो रेशियो होगा वही क्यू आर और बी सी का रेशियो होगा। एक तो ये होगा और इसी तरह से सारे रेशियो सेम होने चाहिए। और दूसरा जो हमने देखा था वो ये देखा था कि उनके जो एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो सेम होंगे। एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल क्यू एंगल बी के बराबर होगा, एंगल आर एंगल सी के बराबर होगा। यही यहाँ लिखा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहला एंगल उसका इक्वल होना चाहिए, आप क्रम इधर-उधर कर सकते हैं। एंगल इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दूसरा क्या होना चाहिए, एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होने चाहिए, यानी उनका रेशियो सेम होना चाहिए। अगर इसको थोड़ा-सा पॉइंट वाइज़ लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट नंबर पे कहेंगे देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और दूसरा क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जैसे अगर हम ऐसे बात करें, अगर इसको करें डी ई एफ, तो पहला हम ये कह सकते हैं, अगर ये ट्रायंगल दोनों जो है सिमिलर है तो हम कहेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए ये। और इसी तरह से दूसरा इसमें जो लिखा है देयर रेशियोज वो सेम होने चाहिए, यानी ए बी का पी डी ई के साथ जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा ई एफ का। या नहीं, उल्टा लिख रहे हैं, रेशियो लिखेंगे तो क्रम से ही लिखेंगे। पहले ए बी लिखे हैं तो ए बी का ही लिखेंगे। जो ए बी का डी ई से रेशियो होगा वही बी सी का ई एफ से होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और वही रेशियो जो है ए सी का डी एफ से होगा। ये सारे रेशियो सेम होने चाहिए, ये दोनों बात कह रहा है। अब इसको हम थोड़े से अब और आगे बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा-सा हम थ्योरम के माध्यम से समझेंगे। हमको इसमें मेन पढ़ना है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उसको बोलते हैं। उसको समझने से पहले हम थोड़ा-सा आपको एक एक्टिविटी करना चाहते हैं जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। एक्टिविटी जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। अगर आप कोई ऐसे एंगल खींचे, हाँ, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमने कोई एंगल खींचा। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, मान लीजिए डी ले रहे हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, मान लीजिए एफ ले रहे हैं। इन दोनों को अगर हम मिलाएँ, इन दोनों को मिला सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए और इसी के पैरेलल यहाँ मान लीजिए हम एल ले रहे हैं, एल से जो है डी एफ के पैरेलल अगर हम लाइन खींचे ऐसे, इसके एकदम पैरेलल खींचे, तो इस लाइन को मान लीजिए ये एम पर काटती है, तो ये इसके पैरेलल हमने खींचा है। तो ऐसे अगर आप खींचेंगे तो देखेंगे कि एएल और एलडी का जो रेशियो होगा, एएल और एलडी का जो रेशियो होगा, वही रेशियो होगा एएम और एमएफ का होगा। ये आप हमेशा पाएँगे, कहीं भी खींचेंगे। मान लीजिए यहाँ से अगर कोई पॉइंट खींचते हैं, मान लीजिए ये पी है और इसी के पैरेलल खींचते जाते हैं, एलएम के या डीएफ के दोनों पैरेलल हैं, तो रेशियो यही आएगा। अगर एपी का
एपी और एलडी का हम जो रेशियो निकालेंगे वही रेशियो आएगा एक्यू का क्यूएफ से। आप ऐसे खींचते जाएं, सारे रेशियो सेम आएंगे। ठीक है, तो यही बेसिक मतलब है थेल्स थ्योरम का। अब इसमें हमको प्रूव क्या करना है? अब हमको यही प्रूव करना है कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, ये जैसे आ रहा है ना, इसी को हमको प्रूव करना है। आप वैसे तो करके देख लेंगे, हाँ, अगर आप टेंसल पटरी और प्रकार की हेल्प से करेंगे तो आप देखेंगे ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अब इसको हमको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हमको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, वो हम देखेंगे अब प्रूव करते वक्त। तो हमको प्रूव करना है इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, या इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम देखिए, पहले स्टेटमेंट इसमें क्या कह रहा है कि उसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसमें कह रहा है कि कोई भी अगर ट्रायंगल है, तो किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचे, जैसे ये हम यहाँ नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें यही कह रहा है किसी एक साइड के पैरेलल खींचे, मान लीजिए हम बी सी के पैरेलल खींचते हैं कोई लाइन डी ई। तो जो भी हम लाइन खींचेंगे, अगर एक लाइन के पैरेलल है और दोनों दोनों दूसरी लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, डी और ई पे कट कर रही है, तो ये अगर पैरेलल है इसके, तो जो रेशियो होगा ये ए डी और डी बी का रेशियो वो ए ई और ई सी के रेशियो के बराबर होगा। वही इसमें कह रहा है स्टेटमेंट कि दो किसी ट्रायंगल में अगर किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है, तो वो दोनों दूसरी रेखाओं को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है या सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब है। अब इसको हमको करना है प्रूव। देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो स्टूडेंट्स को इसका प्रूफ बहुत कठिन लगता है, लेकिन हम बहुत ईजिली इसको समझाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें लैंग्वेज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो दिया है वो आप लिख लीजिए, गिवन। क्या दिया है? स्पेलिंग थोड़ा सा आप ठीक करेंगे। गिवन क्या क्या दिया है? ट्रायंगल ए बी सी दिया है, हम मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी दिया है, और इसमें दिया है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ये दिया है। ये स्टेटमेंट में सीधे सीधे कह रहा है कि एक लाइन है जो एक भुजा के पैरेलल है, किसी भी एक भुजा के पैरेलल, आप इसके भी पैरेलल ले सकते हैं, AB के पैरेलल ले सकते हैं, आप AC के पैरेलल ले सकते हैं। तो हमने लिया कि BC के पैरेलल एक लाइन DE है। आपको इस स्टेटमेंट से ये निकालना आना चाहिए, डेटा निकालना आना चाहिए कि हाँ, स्टेटमेंट से हम उसको डेटा में कैसे लिखेंगे कि जो दिया है और जो पूछ रहा है। ये तो इतना दिया था, हमको प्रूफ क्या करना है? वी नीड टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? दोनों पता होना चाहिए ना कि हमको प्रूव क्या करना है। हमको प्रूव ये करना है कि इनका रेशियो सेम होगा। तो रेशियो किसका? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं ऐड करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपका मन करे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AD रेशियो DB इक्वल टू AE रेशियो EC। आप इसमें दोनों में से कोई भी एक ही लिखिए, दोनों जरूरी नहीं है बिल्कुल लिखना, आप कोई भी लिख सकते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हमको थोड़े से कंस्ट्रक्शंस करने होंगे। कंस्ट्रक्शन ये करने होंगे, हम यहाँ लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमको ये करना होगा, जॉइन करना होगा, जॉइन इस बी को, ये इस ई से आप मिला दीजिए, बी को ये, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, थोड़ा सा ठीक से करेंगे, इसको ऐसे मिला दीजिए। जॉइनिंग लाइन को हम डॉटेड दिखाते हैं ताकि पता चले कि हाँ, ये ओरिजिनल लाइन नहीं है, हमने बाद में किया है। और इसको इससे मिला दीजिए ताकि हम दो ट्रायंगल अलग अलग कर पाए। जॉइन बी एंड सी डी, तो बीई को और सी डी को हमने मिला दिया, पहला है। और दूसरा इसमें कंस्ट्रक्शन ये करना है, हमको ऐसे ई से एक हमको परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस पर, AD पर, या फिर कह सकते हैं AB पर, और उसको हम नाम देंगे N। और D से हमको ऐसे एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करना है AC पर, उसको हम नाम देंगे M। दूसरा क्या करेंगे? ड्रा DM परपेंडिकुलर, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, चलिए ठीक कर लेते हैं। DM परपेंडिकुलर किसके हैं? AC के हैं। एंड दूसरा हमने क्या किया? EN हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पर? AB पर।
आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा कि गिवन क्या था, प्रूफ क्या करना था और हमने कंस्ट्रक्शन कैसे किया। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा हम उसको यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं। तो उसी डायग्राम को हमने यहाँ बना लिया है, ठीक उसी डायग्राम को। अब उसके हम जस्ट बात करते हैं। अब देखिए इसमें अब क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल एडी और ई को देखिए। इसका अगर हम एरिया निकालें, एरिया को हम ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। इसको अगर आप निकालेंगे तो आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो एडीई में अगर देखेंगे तो अगर आप एडी को बेस मानेंगे, एडी को बेस मानेंगे, क्योंकि बेस आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो एडी को अगर बेस मानेंगे तो हमारा ईएन ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस हम एडी को मानेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा बेस इंटू हाइट ईएन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं बेस इंटू हाइट, ये ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, अगर हम बीडीई की बात करें तो बीडीई में ध्यान से अगर आप देखेंगे तो उसका भी होगा 1/2 बेस। बेस अगर हम डी बी को लें, देखिए डी और बी को अगर हम बेस बनाएंगे तो ये हाइट बनेगा। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, अगर ये देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट बन रही, ई एन इसकी हाइट बन रही। तो इसको हम लिखेंगे बी डी या डी बी इंटू ई एन। ये देखिए बेस इंटू हाइट हो गया। इस तरह से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसके बाद देखिए इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो अगर हम डिवाइड करते हैं देखिए 1/2 कट जाएगा, ई एन और ई एन कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा ए डी अपॉन डी बी, ये आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। अब ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, यहाँ पे देखिए डी ई और सी, इस वाले को देखिए इसका तो हो गया, बी डी ई का हमने देख लिया। अब हम ये वाला देख रहे हैं डी ई सी, ये वाला हम देख रहे हैं। इसमें अगर देखेंगे तो वही होगा फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर ईसी को माने, ये देखिए अगर ईसी को मानेंगे तो हाइट क्या होगा, डीएम होगा। तो ईसी इंटू डीएम, ये हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ, जैसे हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये निकाला था ना, हमने कहा था कि इसको दो तरह से लिख सकते हैं। 1/2 हमने ए डी को अगर बेस माना तो ई एन हमारा क्या बना था, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम ए ई को बेस माने, ए ई को बेस माने तो हमारा जो परपेंडिकुलर बनेगा वो डीएम बनेगा, ये आपको पता है। अब अगर इसके बाद हमको करना है तो देखिए अब थोड़ा-सा हम अगली स्लाइड में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को अगर देखेंगे, अब हम इसके आगे जो है अगली स्लाइड में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर हम लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, इन दोनों की बात कर रहे हैं। एडीई इस पूरे ऊपर वाले की और अब की बार ईएच वाले की बात कर रहे हैं, डीईसी जैसे पीछे आपने देखा। तो अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, इतना अपान इतना करेंगे तो देखिए डीएम और डीएम कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो ई यहाँ बचेगा और ईसी यहाँ बचेगा। तो इसी को हम लिखेंगे ए अपान ईसी, ये है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे इस ट्रायंगल को, डीईसी को, और इस ट्रायंगल को डीईसी और बीडीई, इस वाले को, दोनों ट्रायंगल आपको डीई और बीसी के बीच बने हुए हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच बने हुए हैं। हमको पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच कोई ट्रायंगल बनता है उसका एरिया सेम होता है। इसको आप थोड़ा सा लिख देंगे, सिंस बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर फॉर्म्ड, वही हम लिख रहे हैं, आर फॉर्म्ड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस है ये भी आप लिख लेंगे, BC एंड डी, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच सेम बना है, इसका मतलब तो उसका एरिया सेम होगा, यानी एरिया आप ए डी, नहीं ये दोनों है ना, बी डी ई, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये बराबर होगा। अब इसको इस क्वेश्चन नंबर
थर्ड मान लीजिए या 2 मान लीजिए, कौन सा माने हैं? इक्वेशन नंबर 1, 2, इसको थर्ड मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन 1, 2 और 3 से देखेंगे तो एडी एडीई और बीडीई का एरिया कितना है? एडी अपॉन डीबी आया है। इसी तरह से ट्रायंगल एडीई और डीईसी का एरिया कितना आया है? डीई और एई और ईसी आया है। हम कह रहे हैं कि ये दोनों का एरिया सेम है, यानी ईसी यानी डीईसी और ये बीडी एरिया सेम है, यानी ये हम बराबर कर सकते हैं। ये इधर वाला फिर बराबर हो गया, इसका एरिया सेम है और इसका एरिया सेम है, तो एलएचएस दोनों का बराबर हो गया, तो आरएचएस हम खुद भी बराबर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एडी अपॉन डीबी ये इक्वल टू होगा ए अपॉन ईसी। एक तरफ का बराबर है तो दूसरी तरफ का अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर कोई दो इक्वेशन है, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस को भी बराबर होना पड़ेगा। यही हमको प्रूव करना था। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। देखिए साइड के रेशियो हमने बराबर दिखा दिया, एडी और डीबी, ए और ईसी, यही हमको निकालना था। ये देखिए, ये हमको प्रूव करना था। तो हमने कोशिश करी जितने कम शब्दों में आपको कराया जा सके हमने उतना कराया है, और समझाते हुए एक-एक चीज़, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, कहाँ कौन-सा एरिया इक्वल होगा, ये सब कुछ हो गया। अब देखिए इसी का उल्टा है, इसी का कन्वर्स करना है, उसको भी हम करा देते हैं। उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। उसमें क्या करना है ये देख लेते हैं। जैसे ये थ्योरम इसमें सेकंड के नाम से करके दिया है। इसमें कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कह रहा है कि कोई लाइन अगर किसी ट्रायंगल के किसी दो रेखाओं को विभाजित कर रही है या डिवाइड कर रही है, मान लीजिए ए बी और बी सी को ये डिवाइड कर रही है कोई लाइन डी ई, तो कह रहा है कि सेम रेशियो में डिवाइड करिए, यानी आपकी बार रेशियो सेम है, ए डी डी बी का रेशियो ए और ई सी का रेशियो ये सेम है, तो कह रहा है कि द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब कह रहा है कि डी पैरेलल होगा, ये आपकी बार हमको प्रूव करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी का ठीक कन्वर्स हमको करना है, तो हम एक-एक चीज़ यहाँ भी कराते जाते हैं, आप ध्यान से देखिए। हमको प्रूव करना है, चलिए हम प्रूफ सीधे-सीधे लिखते हैं। तो गिवन में क्या-क्या है पहले ये हमको पता होने चाहिए। गिवन में अब की बार जो है हमको दिया है कि उनका रेशियो सेम है, एडी अपॉन डीबी ये इक्वल टू है एई अपॉन ईसी, ये एक दिया गया है। या इसको आप रेशियो में भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो एडी और डीबी का रेशियो जो होगा वही एई और ईसी का रेशियो होगा, ये कह रहा है। हमको प्रूव क्या करना है? हमको ये प्रूव करना है, अब की बार ये प्रूव करना है कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। पिछली बार तो ये दिया था, तो हमको ये प्रूव करना था, लेकिन अब की बार उल्टा करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रूव क्या करना है। हम मान लेते हैं कि डी जो है वो पैरेलल नहीं है बीसी के, ठीक है? अगर डी पैरेलल नहीं है बीसी के, तो हम एक लाइन ऐसा खींचेंगे, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे जो इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब पैरेलल लाइन एक खींची जा सकती है। तो हम एक ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ डी डैश, डी डैश थ्रू डी, कहाँ से? डी से खींचेंगे, थ्रू डी इस तरह से खींचेंगे कि डी डैश जो है वो पैरेलल हो जाए बीसी के, ठीक है? तो हमने ये इनकार कर दिया मानने से कि डी पैरेलल है। हमको पैरेलल दिखाना है, तो पहले हमने कहा कि ये पैरेलल नहीं है, तो हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी ये। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो इससे हम आगे करते हैं। नाउ अब क्या करेंगे? क्योंकि देखिए सिंस डीई डैश हमने अभी माना है कि ये पैरेलल है बीसी के, ये हमने कहा है कि हाँ डी डैश पैरेलल है बीसी के। देन फ्रॉम अभी हम करके आए हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि अगर दो ट्रायंगल में अगर किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन है, तो जो दूसरी दोनों लाइनों का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, यानी ये ए डी अपॉन डी बी जो होगा ये डी है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं, और ये ए डैश अपॉन ई डैश सी ये लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आगे देखिए, अब देखिए लेकिन दिया क्या है, बट गिवन क्या दिया है? हमको ये पता है कि दिया है कि ए डी अपॉन डी बी, ये पहले से दिया है कि वो ए डैश अपॉन, हमको दिया ये था कि ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल है ए अपॉन ई सी के, ये हमको दिया था, सीधे सीधे स्टेटमेंट में कह रहा था।
अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, तो अगर 1 और 2 को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AE डैश अपॉन E डैश C, ये इक्वल होगा AE अपॉन EC के। यहाँ से कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हमने कर दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करें, इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमको करना क्या है, कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, वही डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या लिखा था पीछे, हमने लिखा था कि AE डैश अपॉन E डैश C ये इक्वल होगा AE अपॉन AC के। तो हमको इसमें करना क्या है, हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। दोनों तरफ हम अगर 1 ऐड कर दें, तो देखिए इसमें एक मज़ेदार चीज़ क्या होती है, यहाँ अगर 1 ऐड कर दें इक्वल टू यहाँ भी 1 ऐड कर दें, तो कर सकते हैं, इक्वेशन है, तो अगर सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं तो कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना आ जाएगा, AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C, और ये कितना आ जाएगा, AE प्लस EC अपॉन EC। अब इसको ध्यान से देखिए, AE डैश में E डैश C जोड़ेंगे तो ये पूरी लाइन मिल जाएगी, AC मिल जाएगी, यहाँ AC मिल गया अपॉन E डैश C। इसी तरह से AE में अब यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, फिर से वही लाइन मिल जाएगी AC। आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कैसे मिल रहा है। तो EC, तो देखिए ऊपर के तो दोनों बराबर हैं, आप काट भी सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं। अगर ऊपर के दोनों बराबर हैं तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसका मतलब E डैश C जो है वो बराबर होगा AC के। ये दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर क्यों होंगे, इससे अब हमको ये पता चलेगा। ये तभी संभव है, कब, इट इज पॉसिबल व्हेन, तभी संभव होगा जब E डैश जो है कोइंसाइड कर जाए E से। कोइंसाइड विथ E, कोइंसाइड मतलब दोनों एक ही हो जाना। हाँ, दैट इज E डैश एंड E आर सेम पॉइंट, वही हम लिख रहे हैं, उसी को कोइंसाइड कहते हैं, सेम पॉइंट। इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट हैं, और अगर सेम पॉइंट है, देखते हैं स्लाइड बची है कि नहीं बची है। हाँ, स्लाइड है। तो अगर सेम पॉइंट है तो इसका मतलब कि DE डैश ये और DE आर सेम लाइन, आर सेम लाइन, इसका मतलब ये दोनों सेम लाइन है, सेम लाइन है। इसका मतलब हमारी अजम्पशन जो थी वो गलत थी। हमने जो कहा था कि हम DE डैश पैरेलल है BC के, और वही DE भी है, तो हम कोई ऐसी लाइन नहीं अलग से खींच पाएंगे जो उसके पैरेलल हो। क्यों, क्योंकि वही लाइन पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं कि DE पैरेलल है BC के, ये BC है BC के, तो ये हमको प्रूव करना था। तो ऐसे आप कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एक-एक चीज़ हमने आपको समझाने की कोशिश करी थी, कैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया है और कैसे फिर उसको प्रूफ की ओर बढ़े हैं। एक-एक चीज़ हमने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है, आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें 2 थ्योरम बड़ी महत्वपूर्ण थी, दोनों हमने कर लिया। थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स, दोनों हमने कर लिया। दोनों एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण थी। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि थ्योरम की संभावना कम होती है पूछे जाने की, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। पेपर का मूड कब बदल जाए, कब कैसी चीज़ें हो जाएँ, हम नहीं कह सकते, इसलिए हमको सब तैयार करके रखना चाहिए। हमको थ्योरम भी करनी है और हमको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है? तो अब इसके जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, वो अब हम करेंगे। हमने थ्योरम कर लिया, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स से ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे पहला ये एक छोटा-सा न्यूमेरिकल दिया है कि ABC एंड DEF आर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। तो कह रहा है कि ABC है और DEF। क्वेश्चन लगाते वक्त अगर आप डायग्राम बना के लगा रहे हैं, तब समझ लीजिए ज़्यादा ठीक कर रहे हैं। 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं और एंगल A दिया है 75 और एंगल E दिया है, A 57 दिया है, माफ़ करिएगा। A दिया है 57 और E दिया है 75। हमसे पूछा है एंगल C, ठीक है? एंगल C पूछा है। अब इसको हम लगाएँ कैसे? देखिए, चूँकि दिया है कि क्या, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, ये पहले ही कह रहा है कि सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। देयरफॉर पहली कंडीशन हम ये लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा, और एंगल A कितना दिया है 57, तो D भी 57 होगा, और एंगल B जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा।
और एंगल ई कितना दिया है 75 डिग्री, और एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। ये हमको निकालना है, यानी ये दोनों निकालना है, सी और एफ दोनों निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखें किसी एक ट्रायंगल में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, टोटल सम कितना होता है 180 होता है। अब इसमें हम वैल्यू रख दीजिए, एंगल ए हमको पता है और एंगल बी पता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, हम सीधे यहाँ कर देते हैं। ये कितना आएगा, ये 132 आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी करेंगे तो यहाँ हम 132 रख देते हैं प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 132, तो एंगल सी हमारा निकल के आ गया। इसको आप माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 8 आएगा और ये 7 में से 3 गए 4 आएगा, एंगल सी इक्वल टू आएगा 48, ये आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया। बेसिक सा सवाल था जो है, हाँ, थेल्स थ्योरम्स का एक तरह से एप्लीकेशन था। सवाल ऐसे ही आएंगे, छोटे छोटे सवाल। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल ए बी सी दिया है और उसमें रेशियोज दिए हैं कुछ साइड्स के, जैसे कह रहा है कि फिर एक लाइन है डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, और ए डी और डी बी के रेशियो दिया है, यानी अगर ये 3x है तो ये होगा 5x। इस तरह से आप 3 और 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे आप x लिखिए, क्योंकि ये 3 और 5 नहीं है। हो सकता है ये 12 हो और ये 20 हो सकता है ये 15 हो, ये 25 हो, तो कुछ कह नहीं सकते। रेशियो की बात कर रहा है वो, लेंथ की बात नहीं कर रहा है। और एसी दिया है, ये पूरा पूरा एसी दिया है, इसको देखिए अब ये सेंटीमीटर में दिया है, हाँ, अब यहाँ रेशियो नहीं दिया है। तो ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप एक्स लगा के रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये पूरा दिया है, और अगर हम इस पूरे की बात करें, हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 और 3। अब यहाँ हम 8x लिख सकते हैं, आप सीधे 8 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 8x हो जाएगा। अब हमने इसको लेंथ में कन्वर्ट कर लिया, एक हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दिया, तब ये लेंथ में कन्वर्ट हो गया, यानी ये और ये लेंथ हमको दी गई है। हमसे पूछा है ए ई पूछा है, यानी ये हमसे पूछा है, ठीक है। इसको हम x मान ले, नहीं x नहीं, x तो निकालना है, इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है, या a ही रखेंगे, जैसे भी उचित होगा, आप देखते जाइए। सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, देखिए अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं कि वो, अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो उसको लिख सकते हैं ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें अलग अलग, ठीक है, ये तो दिया है, लेकिन ए का कुछ नहीं दिया है और ईसी का अलग से कुछ नहीं दिया। ए तो पूछा है, ईसी का अलग से कुछ नहीं दिया है, तो हम वो नहीं बता पाएंगे। तो इसी को थोड़ा सा चेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी अपान ए बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा ए अपान ए सी का होगा। ये कैसे किए हैं, ये इसके लिए आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी। कल जो वीडियो आएगी तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो ए डी अपान ए बी का जो रेशियो होगा वही ए अपान ए सी का भी रेशियो होगा। ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप लिखेंगे ए डी और ए बी का जो रेशियो होगा, तो ए डी हमारा कितना, हमने 3x माना, और इसी तरह से ए बी हमने कितना माना 8x माना। अब एक्स एक्स अपने आप कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, लेकिन आप लिखेंगे नहीं तो गलती होगी। ए ही हमको निकालना था, ए निकालना था, अपॉन ए सी दिया है 5.6। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो ए ही आएगा वो निकल के आएगा 3/8 इंटू 5.6। इसको अगर इससे काटेंगे तो 0.7 ये आएगा, तो ए की लेंथ जितनी निकल के आएगी वो आएगी 2.1 आएगी। ये है 2.1। अब ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक कैसे किए हैं, अभी थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा कि कैसे किए हैं, बस उसके बाद ही होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डी पैरेलल टू ए बी है। कह रहा है कि ये डी ए बी के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, हमको एक्स निकालना है। सब कुछ इसमें लिखा है, अब इसमें कुछ कह नहीं रहा है, ठीक है, बस इतना कह के छोड़ दिया है कि एक्स निकालिए। हमको पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर हम रेशियो निकालें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी डी अपान ए डी, या डी ए कर सकते हैं आप। उसमें आप लेंथ में मत जाइए, लेंथ आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको डी ए भी कर सकते हैं या ए डी भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी की बात है। आप डी ए इक्वल टू क्या होगा, सी ई अपान ई बी,
हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर सी डी अपान सी ए लिख रहे हैं तो यहाँ भी सी ई अपान सी बी लिखेंगे, और अगर यहाँ पे सी डी अपान डी ए लिख रहे हैं तो यहाँ भी सी ई अपान डी बी वो ई बी लिखेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए बस। सी डी कितना है एक्स प्लस थ्री अपान ए डी कितना है 3x+19, और सी ई कितना है x है, और इस तरह से देखेंगे तो ई बी कितना है 3x+4 है। बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा हम कर देते हैं आपके लिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये मिलेगा 3x² + 4x, और ये मिलेगा 9x + 12, और यहाँ पे मिलेगा 3x² + 19x। बस हो गया। तो 3x² से 3x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x 9x 13x हो जाएगा। 13x, ये 12 बचेगा और 13x उधर ले जाएंगे, ये बचेगा 6x। तो यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो 2 आएगा। ये x निकल गया हमारा, x ही पूछा था तो हमने x निकाल लिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं उसको ध्यान में रखना है। ये रेशियोज कैसे बन रहे हैं ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये एक थियरी की वीडियोस थी जिसमें हमने 3-4 सवाल अच्छे लगाए हैं। अब जो वीडियो आएगी वो एक्सरसाइज की आएगी। अब एनसीईआरटी की जो 6.2 की एक्सरसाइज है इसमें अच्छे सवाल हैं। इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे जो बचा हुआ है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के। थोड़ा सा अभी उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो बचा हुआ है, वो हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे ये एक्सरसाइज लगाते वक्त। तो आप इसी तरह से बने रहिए और वीडियोस को आप रेगुलर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।